कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग क्लास 10th का जो न्यू एनसीईआरटी बुक है ना, इसे स्टार्ट करने वाले हैं और इसके मैं सारे के सारे चैप्टर्स के पूरे एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे मैंने आपको क्लास 6 से लेकर के आज तक प्रोवाइड कराया है। तो देखो बच्चा, इसका पहले से भी मैंने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन वो मेरे पुरानी बुक से मैंने बनाया था, तो इसीलिए हम लोग नया बुक स्टार्ट कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि सारे चैप्टर्स की स्टार्टिंग से पहले आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना है, जो मैं पहले ही बना करके आपको इस प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। यानी चैप्टर नंबर 1 का जो प्लेलिस्ट रहेगा ना, उसमें आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो भी मिल जाएगा, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें टाइम वेस्ट किए बिना और फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आप लोग प्राइम फैक्टर निकालना पहले भी सीख चुके हो, क्लास 6-7 में ही आपने सीख लिया था, है ना। क्लास 8 में आपने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में सीखा था, मैंने आपको सिखाया है। तो हम लोग बस प्राइम फैक्टर निकालना है, इसको फैक्टराइज करना और प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद के भी क्वेश्चन जो है ना ईजी है। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि भले आप RD शर्मा कर लो, RS अग्रवाल कर लो, लेकिन सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही कंप्लीट करना है। पहले एनसीईआरटी करोगे आप लोग, इसके क्वेश्चन सबसे पहले बनाओगे, और उसके बाद फिर मोर प्रैक्टिस के लिए वो जो बुक्स होते हैं ना, वो केवल प्रैक्टिस के लिए होते हैं, तो फिर आप लोग वो बुक करोगे। चलिए फटाफट हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन है, पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर जो मुश्किल वाले रहेंगे वो मैं करा दूंगा। बाकी मुझे पता है कि आप लोग फैक्टराइज करना जानते हो, तो इजी से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है, 140 है ना। अगर आपको टीचर बोलेंगे कि ठीक है आप फेयर कॉपी में सामने लिख सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्या कीजिएगा, पीछे साइड लिखिएगा और यहाँ पर डायरेक्ट आप उसके फैक्टर्स को लिखिएगा। फैक्टराइज करने का तरीका आपको पता है। हम लोग इसको डिवाइड देना शुरू करते हैं, देखते हैं कि लास्ट में 0 है, 7 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से अगर डिवाइड दूँ तो 2 7 जा होगा और फिर ये 0 आ जाएगा। फिर 2 का टेबल में आपको पता है 35 टाइम पढ़ता हूँ मैं, तो 70 आ जाता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 70 का आधा 35 होता है। 2 से डिवाइड देने पर ना कोई भी नंबर आधा होता है। उसके बाद ये 2 से नहीं जा रहा है, 35 है, तो क्या ये 3 से जाएगा क्या? तो ये चेक करने के लिए दोनों नंबर को ऐड किया जाता है, तो 5 और 3 होता है 8। अगर यहाँ पर 9 आ जाता तब तो मेरे 3 से डिवाइड हो जाता, लेकिन 8 आ रहा है यानी कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। तब हम लोग 5 से डिवाइड देंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से तो डिवाइड होगा ही। तो 5 7 जा हो जाएगा और फिर 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर के फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 2 × 5 × 7। और फिर इसको हम फाइनलाइज करके देखो, 2 जो हमारे पास 2 बार आ रहा है, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख देना, फिर ये 5 हो जाएगा और फिर ये 7 हो जाएगा। तो यही इसका प्राइम फैक्टर कहलाता है। इसका यूज हम लोग जब एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं ना, तब इसका यूज होता है। बाकी इसको बस आपको रिवीजन के लिए दिया हुआ है। चलो जो मुश्किल कर देता हूँ, बाकी इजी वाले तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मुझे दिख रहा है कि इजी नंबर दिया हुआ है आपको, वो आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 को और 4 को मैं बता देता हूँ। तो देखिए, जो 4th नंबर वाला नंबर है ना, इसमें बच्चे लोग 0 0 देकर एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी तो 2 और 3 वाला आराम से बना लेंगे, ये 0 देकर कंफ्यूज होते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले देखो भैया, हमारा लास्ट में 5 है, तो या तो ये 3 से होगा या तो 5 से होगा। तो 5 + 5 करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 3 से तो हो नहीं रहा, तो हम 5 से कर देते हैं। 5 से कैसे करोगे, देखो 5 1 जा 5 करोगे, 2 0 है, 2 0 को चुपचाप से उतार दोगे और फिर यहाँ पर 5 1 जा 5 कर दोगे। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 1 आ गया, तो फिर से या तो ये 3 से होता, लेकिन देखो अगर शुरू में हमने चेक किया, शुरू में अगर 3 से नहीं हुआ है तो आगे वो कहीं पर भी 3 से नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। तो 3 से चेक नहीं करना है और 5 से तो होगा ही नहीं। तो लास्ट में 1 है, तो ऐसा कौन सा नंबर जिसके लास्ट में 1 आ सकता है? तो या तो हमारा 11 होगा या तो 9 हो सकता है, लेकिन 9 अब 3 से नहीं हो तो 9 से तो होगा ही नहीं। तो 5 के बाद चलेंगे, तो 5 के बाद 6 आता है। अब हमारा 2 और 3 से नहीं हुआ है तो 6 से तो होगा नहीं। 6 के बाद आता है 7, तो भैया 7 के टेबल में लास्ट में 1 आता है ना, 7 3 जा 21। इसका मतलब ये 7 से हो सकता है। 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल जिसको बोलते हैं, बहुत बेकार है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें जो रूल अप्लाई करना रहता है ना, लास्ट में हम लोग को चेक करना ही पड़ जाता है कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 से होना चाहिए। देखो 7 के टेबल में हम लोग 2 डिजिट एक साथ लेंगे, 10 को लेंगे, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। 10 में से 7 कटेगा, बचेगा 3, वो 3 आगे जाकर के 30 बना देगा, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। 30 में से 28 कटेगा, बचेगा 2, वो आगे जाकर 21 बना देगा, तो 7 3 जा 21 हो गया। अब ये आगे हमारे पास 143, अभी किससे जाएगा? अब 7 से जा रहा है क्या? तो हमारा अब ये 7 से तो जाएगा नहीं, 7 2 जा 14 होगा, 3 बच जाएगा। तो अब कौन सा अगला नंबर यूज कर सकते हैं अपन? तो अगला नंबर अपन देखते हैं 11, क्योंकि हम लोग को पता है कि 8 से भी नहीं जाएगा, लास्ट में 3 है, तो 9 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि पहले गया ही नहीं था। 10 से भी नहीं जाएगा, तो 11 से जा सकता है। तो 11 के टेबल में देखो हमारे पास 11 1 जा 11 हो जाएगा, 14 में से 11 कटेगा, बचेगा 3, वो 3 आगे जाकर 33 बना देगा, तो हमारा 3 टाइम पे हो जाएगा 33। अब ये हमारा 13 बचा है, तो इसको 13 1 जा 13 कर देता हूँ मैं। तो इसका जो फैक्टर हो गया वो होगा 5 × 7 × 11 और × 13, और ये इतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई 2 बार आया नहीं है, तो ये वाला काम इसमें नहीं होगा। तो ये हमारा 4th कंप्लीट हो गया। चलिए क्लास 3 का उसको बनाया जाए। तो देखो, ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग चेक करेंगे, लास्ट में 9 है, इसका मतलब कि या तो ये 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, तो चेक करो सभी को ऐड करके। ये हो गया 7 + 4 11, प्लस में 2 कर दिया हम लोग, तो हो जाएगा हमारे पास 11 और 9 हो गया हमारे पास 20 और 2 हो जाएगा 22। तो 22 आ जा रही है, मतलब कि 2 से भी नहीं जाएगा, सॉरी 3 से भी नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जाएगा तो 9 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो होगा ही नहीं, 4 से होगा भी नहीं, 6 से भी नहीं होगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 1 जा 7 होगा, 7 6 जा 42 हो जाएगा, लेकिन ये 9 बच जाएगा, तो 7 से ही नहीं जा रहा है। तो भाई अब कौन सा नंबर है? तो ऐसे अगर आप चेक करते हुए जाओगे, आप एक बार उससे भी चेक कर सकते हो, हमारी 11 से भी। 11 के लिए क्या करना रहता है? इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आप यहाँ पर से 9 और ये दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 13। 13 में से 9 माइनस होगा तो 4 आएगा, यानी कि 0 नहीं आ रहा है, तो फिर ये 11 से भी इसका मतलब नहीं होगा। देखो डिविजिबिलिटी रूल अभी मैं आपको नहीं पढ़ा सकता है, डिटेल्स में सिखाया है, क्लास 10 में पहुंच गया हो, तो आप लोगों को अगर सीखना है डिविजिबिलिटी रूल तो दोबारा से आप पढ़ सकते हो पिछले वीडियो से, ठीक है। तो लास्ट में पहुंचोगे जब आपका सब कुछ
इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से 9 और ये दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 13 में से 9 माइनस होगा तो 4 आएगा, यानी कि 0 नहीं आ रहा है, तो फिर ये 11 से भी इसका मतलब नहीं होगा। देखो डिविजिबिलिटी रूल अभी मैं आपको नहीं पढ़ा सकता यहाँ पर डिटेल में, क्योंकि वो सब मैंने आपको क्लास 6 में सिखाया है, क्लास 10 में पहुँच गया हो, तो आप लोगों को अगर सीखना है डिविजिबिलिटी रूल तो दोबारा से आप पढ़ सकते हो पिछले वीडियो से, ठीक है। तो लास्ट में पहुँचोगे जब आपने सब कुछ चेक चाक करके थक जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि भैया ये 17 से कट हो रहा है। 17 से कैसे कट हो रहा है दिखाता हूँ आपको मैं। देखो 17 के टेबल में हमारे पास 74 तो आता नहीं है, लेकिन 17 के टेबल में 4 टाइम पे हमारा 68 आता है। अगर मैं 74 में से 68 ले लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा कितना, 6 बचेगा, वो 6 आगे चला जाएगा और यहाँ पर इसको 62 बना देगा। अब 62 नहीं लेंगे हम लोग, लेकिन 17 के टेबल में हमारे पास 3 टाइम पे 51 आता है, तो 3 टाइम पे 51 ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 62 में से 51 माइनस हुआ तो 11 बचा, वो 11 आगे जाकर के इसको 119 बना देगा, और 17 के टेबल में 7 टाइम पे 119 आ जाता है, इसे मतलब ये 17 से कट होगा। अब अगला जो नंबर है ये हमारा 17 से कट नहीं होगा, तो अब इसको किससे कट करें, तो अब ये हमारा 19 से कट होगा। आगे बढ़ते जाना है, देखो 17 हो गया ना, अगला नंबर 18 आता है, 18 से तो कट होगा नहीं, अब ये 19 से कट होगा। 19 से कैसे कट होगा वो देख लो। 19 के टेबल में हमारा 2 टाइम पे पहले तो हम लोग इसको ले लेते हैं, 19 2 जा 38, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर से अगर 38 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, वो 5 आगे जाकर जो 57 बना देगा, तो 19 के टेबल में हमारे पास 3 टाइम पे 57 आ जाता है। अब ये आगे 23, और 23 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23 हो जाएगा, यानी इसके जो फैक्टर होंगे वो 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 होंगे। और अब आपको जो नंबर्स मिलेंगे ना, ऐसे बड़े बड़े नंबर मिलेंगे क्लास 10 में, छोटे नंबर को भूल जाओ, बहुत कम ही आपको चांस मिलेगा जहाँ पर छोटे नंबर को फैक्टराइज करना रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन में आ गया होगा कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, रिवाइज हो गया होगा थोड़ा सा। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चन, उनको बनाते हैं। तो देखो क्लास 10th में एक रूल पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इससे MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं। वो रूल क्या है कि जब कभी भी आप किसी भी दो नंबर का LCM मल्टीप्लाई HCF करोगे ना, LCM और HCF का मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जैसे कि इन दोनों का जब मैं LCM निकालूंगा और इन्हीं दोनों का जब मैं HCF निकालूंगा, और LCM और HCF का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो जितना भी प्रोडक्ट निकल करके आएगा मल्टीप्लाई करने पर LCM और HCF का, और उसी तरीके से मैं जब 26 और 91 को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो प्रोडक्ट आएगा दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो वही हमको बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि LCM और HCF फाइंड कीजिए और इस वाले रूल को यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए, ताकि ये रूल आपको याद हो जाए अच्छे से करें। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पर मैं 26 और 91 दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में नहीं आएगा कि LCM और HCF क्या होता है। अभी मैं और नंबर्स को लूंगा ना, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले क्या करना है, आप लोग इसको फैक्टराइज कर लेना, तो 2 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा, और 91 में 7 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। HCF के लिए क्या करना रहता है कि आपको देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन जो ये 13 मिल रहा है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो बस 13 ही जो होगा यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। इज दैट क्लियर। HCF में आपको क्या करना है कि जो भी पावर हमारे पास कॉमन मिल रहा है, यानी जो भी नंबर्स हमारे पास फैक्टर कॉमन मिल रहे हैं, बस उसको ही आपको यहाँ पर एक बार लिखना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। लेकिन LCM में क्या करना पड़ता है, तो LCM में आप जो HCF वाला नंबर है, यानी जो कॉमन वाला है उसको तो लिखोगे ही, लेकिन साथ में जो अलग अलग हैं उनको भी उतारोगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 7 भी करोगे, ठीक है। तो इन सभी का जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी 180 एंड 2, ठीक है। ये आपका LCM हो जाएगा और ये HCF हो जाएगा। अभी LCM और HCF को और डिटेल में हम लोग समझेंगे। ये थोड़ा सा इजी नंबर था, थोड़ा छोटा नंबर था, इसलिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा मैं आगे आपको, उसको याद रख लेना बस, ठीक है। तो ये HCF हो गया, ये हमारा LCM हो गया। अब हम लोग को क्या बोला था कि वेरीफाई भी करना था ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखाएंगे कि वेरीफाई कर देंगे, इस तरीके से लिख देते हैं कि नाउ वेरीफाई। जब हम लोग वेरीफाई करते हैं तो हम लोग क्या बोला था, HCF का और LCM का मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो HCF मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को LCM, तो जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो HCF कितना है, 13 है, उसका मल्टीप्लाई किसे करना है, तो 182 से करना है। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2366। उसी तरीके से जब आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो वो कितना निकलेगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन से नंबर का, तो 26 का और 91 का निकालना है। तो इसको भी जब आप निकालोगे ना तो भी देखना 2366 ही आएगा। वैसे तो आप यहीं पर देख भी सकते हो कि 182 का आधा हमारा ये होता है और इसका डबल ये होता है, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वेरीफाई हो गया ना, यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हो लास्ट में कि हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट, डिटेल में लिखना चाहो तो कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। इस तरीके से लास्ट में लिख देना। एक आध क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ पहले वाला में। अभी अगला क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको डिटेल में समझ में आए कि HCF और LCM एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आएगा नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रिक बता दूंगा तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बनाए। तो देखो इस क्वेश्चन से आपको अच्छे समझ में आएगा HCF और LCM क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने फैक्टर करी है पहले से ही इन दोनों का, तो 510 को जब फैक्टराइज करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 आएगा, और इसमें हमारा 2 मल्टीप्लाई 23 आएगा। इसको मैं ऐसे लिख दिया हूँ, वैसे इसको लिखने की इससे जरूरत नहीं है, और इसको हटा ही देता हूँ। जो मेथड मैं आपको बताऊंगा ना उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपके बुक में मेथड है उसमें इसकी जरूरत पड़ती है, और उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो सबसे आसान, देखो सबसे आसान तरीका क्या है,
HCF में आपको क्या करना है, दोनों में जो कॉमन मिल रहे हैं ना बस उनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन देखूँ तो ये केवल मुझे 2 और 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। ये 2 और 2 मिल रहा है तो बस एक बार 2 को उतार दो, जो मिल रहा है उसको बस एक बार उतारना है। ध्यान रखना कि जो कॉमन मिल गया उसको उतार दिया हमने। अब दूसरा कोई कॉमन मिल रहा है क्या कहीं पर से, नहीं मिल रहा है ना, तो बस ये जो 2 होगा यही मेरा HCF हो जाएगा। आपको HCF में जो कॉमन मिल रहा है बस उसको उतारना है, और LCM जब निकालोगे तो जो आपने HCF लिखा है उसको उतारोगे ही उतारोगे, कॉमन वाला को एक बार उतारोगे, साथ ही साथ जो बेचारे सिंगल रह गए हैं उन सभी को भी उतारोगे। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो HCF है उसमें भैया जो रिलेशनशिप वाले हैं, निब्बा निब्बी हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनको बस एक बार उतार देना है। और जो LCM रहेगा उसमें उनको तो यूज़ करेंगे ही, साथ ही साथ जो बेचारे सिंगल है ना उन लोग से भी हम लोग काम करवाएंगे। यानी कि ये जो बेचारा जो 2 है सिंगल ये भी उतरेगा, ये जो 3 है सिंगल हमारे पास ये भी उतर जाएगा। उसके बाद फिर ये जो 5 है उसको भी उतार देते हैं, उसके बाद जो 17 है उसको भी उतार देते हैं, और जो 23 है उसको भी उतार देते हैं। ये किया जाता है, समझ में आया। फिर से समझाता हूँ। HCF में क्या करोगे, बस जो कॉमन नंबर है उसको तुम एज इट इज उतार देना है, और LCM में क्या करना है कि जो कॉमन है उसको उतारोगे ही, और साथ ही साथ जो सिंगल है उसको भी आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करना है, उनसे भी काम करवाना है, ठीक है। जब इन सभी का आप मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर वैल्यू, वैसे इक्वल लगाना, एग्जाम में ऐसे मत कर देना, मैं तो बस डिजाइन बनाते रहता हूँ, मेरी गंदी आदत है। तो यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा 23,460। तो ये इसका LCM होगा। फिर से वही चीज़ करना है आप लोगों को, HCF मल्टीप्लाई LCM करना है। तो HCF का और LCM का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 23,460 से कर देना है डायरेक्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 46,920, ठीक है। और उसी तरीके जब आप लोग यहाँ पर प्रोडक्ट निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर के लिए हम लोग क्या करना है, तो 510 का मल्टीप्लाई कर देना 92 से, तो यहाँ भी उतना ही सेम आंसर आ जाएगा, 46,920 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। वेरीफाई वगैरह लिखना चाहो तो लिख सकते हो लास्ट में। समझ में आया। HCF में क्या करेंगे, ये करेंगे, बस कॉमन उतारेंगे, और LCM में कॉमन वाले को उतारने के बाद बाकी जो सिंगल्स हैं उन सभी को भी उतारेंगे। तो ये सेकंड हो गया। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ उतनी ज़्यादा दिमाग में बैठ जाएगा, और यही मेथड यूज़ करना है। कई बार बच्चे लोग बोला बुक में जो दिया रहता है ना कि हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लोवेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है, उसमें बच्चे लोग कंफ्यूज जाते हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट में, क्योंकि वो उल्टा रहता है। HCF में लोवेस्ट वाले का करना रहता है, LCM में हाईएस्ट वाले का करना रहता है। नहीं करना, अपने को उतना दिमाग नहीं लगाना है, अपने को बस नॉर्मल जो है बेसिक जो है वो याद रखना है। बेसिक याद आराम से हो जाता है, और रटने वाले में जाओगे तो बहुत मुश्किल होता है। तो रटना नहीं भैया, ये मेथड बनाओ, मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर आपको इससे ज़्यादा ईजी मेथड पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये जो मैं बना रहा हूँ ना इसके नोट्स आप लोगों को मुझे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये मिल गया एक और क्वेश्चन, और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। यहाँ पर आप लोग फिर से मैं वही बताऊंगा कि HCF लेने के लिए क्या करना है, कॉमन वाला जोड़ा बनाना है। तो ये देखो ये 2 2 का एक ग्रुप बन जाएगा, और यहाँ पर से ये 3 3 का भी मैं एक ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग अपने दिमाग में करना है, बस मैं यहाँ पर नोट्स चूँकि आपको प्रोवाइड करूँगा तो अच्छे से दिखे इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो ये 2 को उतार दो यहाँ पर जो ग्रुप बन गया, और ये जो 3 का ग्रुप बना इसको उतार दो, बस यही हमारा HCF हो जाएगा। 2 × 3 यानी कि 6 हमारा हो गया HCF, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि 2 ग्रुप बन रहा है तो दोनों को उतार करके मल्टीप्लाई भी करना है। पिछले बार मेरे पास केवल एक ही ग्रुप बना था, इसलिए मैंने केवल 2 को उतारा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 × 3 = 6 HCF। और LCM में फिर वही चीज़ करना है कि जो ग्रुप बना हुआ है उसको तो उतारेंगे हम लोग, ठीक है। ये 2 को उतारेंगे ही, और ये जो 3 है इसको उतारेंगे ही। जो HCF वाला है पहले उसको उतार लो, उसके बाद जो बेचारा लोग आप लोग को सिंगल दिख रहे हैं जहाँ जिनका ग्रुप नहीं बन पाया उन सभी को उतार दो। यानी कि आपका ये तीनों 2 उतर जाएंगे, 1 2 3 टाइम पे 2, ठीक है। ये दोनों जो 3 बच गया है ये उतार दो, ये 3 और ये 3 उतर गया, और ये लास्ट में बेचारा 7 है उसको बिल्कुल मत भूलना। इसी चीज़ को और अच्छे से लिखना चाहो तो एग्जाम में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। 2 हमारे पास 1 2 3 4 टाइम आ रहा है ना, तो 2 के पावर में 4 लिख दो, और 3 हमारा 1 2 3 टाइम आ रहा है तो 3 के पावर में 3 लिख दो, लिखना चाहो तो। अदरवाइज मल्टीप्लाई फटाक से करके आप लोग आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट। तो जब इन सभी का आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आपका आंसर निकल करके आएगा वो इस बार आ जाएगा 3024, ठीक है। ये हमारा LCM निकल गया, HCF और LCM निकल गया। फिर से वही काम करो, HCF मल्टीप्लाई में LCM कर देते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका HCF कितना था भैया 6 था, और LCM हमारे पास 3024 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई करोगे आप इन दोनों का तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा ना वो निकल करके आ जाएगा 18,144, ठीक है। ये आपका HCF मल्टीप्लाई LCM निकल करके आ गया। और सेम टू सेम यहाँ पर भी आएगा। देखो एग्जाम में जब बनाओगे ना इस टाइप से क्वेश्चन को तो 2 बार मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। अगर आपका HCF मल्टीप्लाई इतना आ रहा है ना तो आपका जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा दोनों नंबर का वो भी इतना ही आएगा। यानी 336 का जब 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 18,144 ही आएगा। तो बस एक बार मल्टीप्लाई करना, दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपने HCF और LCM लिखना सीखा, और ये वाला जो रूल है ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास, देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है, और फिर से कुछ नई चीज़ सीखेंगे।
तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं फिर से वही चीज़ कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए, जो फॉलोइंग नंबर्स आपको दिए हुए हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। जो मेथड हम लोग यूज़ किए ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसी को बोलते हैं, ठीक है, यानी कि आपको फैक्टर निकालना रहता है। तो दूसरा मेथड कौन सा होता है, दूसरा वो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड होता है, डिवीजन करते जाते हैं और उससे भी ऐसे एलसीएम निकलता है। बचपन में वही मेथड यूज़ करता था, लेकिन आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही सीखना है क्योंकि आपके बुक में यही ज़्यादातर दिया हुआ है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर 12, 15 और 21 दिया हुआ था। सभी को फैक्टराइज कर लीजिए और जो मेथड हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा है सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। बस पिछले बार जो ग्रुप बन रहा था वो 2 नंबर का बन रहा था ना, क्योंकि 2 ही नंबर दिए हुए थे। इस बार हमें तीनों में देखना है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 है लेकिन इनके पास 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, इसके पास भी 3 और इसके पास भी 3 है, यानी कि ये वाला 3, ये 3 और इस 3 का एक ग्रुप बन जा रहा है तीनों के पास। तो 3 ही क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। बस खत्म खेल, कुछ दूसरा तो ग्रुप बन नहीं रहा है तो कोई दूसरा नंबर मिलेगा ही नहीं। और जब एलसीएम निकालोगे तो आप लोग पता है कि जो एचसीएफ वाला ग्रुप बना था उसको उतारेंगे एक बार। उसके अलावा जो सिंगल बचे हुए थे, ये 2 सिंगल बचे हुए थे तो 2 और 2 को उतार दो। ये 5 हमारा बेचारा सिंगल था उसको उतार दो, और ये 7 का भी ग्रुप नहीं बन पाया तो 7 को उतार दो। और इन सभी का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मेरी आदत बिगड़ गई यार ऐसे करने की, तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो योर आंसर विल बी 420। बस यही इसका आंसर हो जाएगा और कुछ करना भी नहीं, इसमें वेरीफाई वगैरह भी कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, जहाँ पर हमें 17 दिया हुआ था, 23 दिया हुआ था और 29 दिया हुआ था। 17 का फैक्टर आपको पता ही है कि 17 का केवल एक 1 फैक्टर होता है और खुद 17 होता है क्योंकि प्राइम नंबर है। ये केवल या तो 1 से डिवाइड होगा तो 17 से डिवाइड होगा। या इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि 17 जो है या तो 1 के टेबल में आता है या तो 17 खुद 17 के टेबल में आता है। उसी तरीके से 23 भी और 29 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जो एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दूसरे नंबर का तो ग्रुप बन नहीं रहा है, केवल ये 1 का ग्रुप बन रहा है, तो एचसीएफ जो होगा वो 1 हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए आपको पता ही है कि जो एचसीएफ है उसको हम लोग एक बार लिख देंगे। अगर नहीं 1 को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन चूंकि आदत मैं आपका बना रहा हूँ लिखने का, इसलिए मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। और साथ ही साथ जो नंबर्स हैं सभी को उतार दोगे, 17 को, 23 को और 29 को। तो इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 11, 33 एंड 9 आ जाएगा। ये हो गया इसका सेकंड वाले का आंसर। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 8, 9 और 25 दिया हुआ है। ये प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम लोग देखें कॉमन ढूंढे तो कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखो एचसीएफ जब निकालने के लिए आप कॉमन ढूंढोगे कि भैया किसी का ग्रुप बन जाए, तो 2 इसके पास है, इन दोनों के पास नहीं है, 3 इसके पास है, इन दोनों के पास नहीं है, इसके पास 5 है तो इन दोनों के पास 5 नहीं है, यानी किसी भी नंबर का ग्रुप नहीं बन रहा है। तो हमको क्या पता है कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई 1 और इसको मल्टीप्लाई 1 और इसको मल्टीप्लाई 1 लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये नंबर जो है 1 के टेबल में तो आएंगे ही। इसका मतलब जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। ये नहीं कि कॉमन नहीं मिल रहा है तो भैया हम लोग वहाँ पर छोड़ के आगे 0 लिख के आ गए। एचसीएफ 0 नहीं होता है ना, एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। उसके बाद जो एलसीएम है आप लोगों को पता ही है, एलसीएम के लिए क्या करना है कि सभी जो बिना ग्रुप वाले नंबर थे सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 लिख देता हूँ पहले मैं आपके समझने के लिए केवल, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। आप सोचा हो तो 2 के पावर में 3 भी लिख सकते हो, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं और फिर लास्ट में 5 के पावर में 2 भी लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हो। इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे ये सब, एचसीएफ और एलसीएम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आइए हम लोग उसको बनाते हैं। तो देखो फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ जो है हमारा 306 और 657 का वो 9 है। एचसीएफ दे दिया है, हमसे बोल रहा है एलसीएम बताइए कितना होगा। तो अब यहाँ पर आप लोग को एलसीएम ये वाले मेथड वगैरह से नहीं निकालना है ना, आपको क्या करना है कि जो हमने यहाँ पर रूल पढ़ा था एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये वाला रूल को यूज़ करके यहाँ पर हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है। आइए समझते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर नंबर कौन कौन से दिए हुए हैं, 306 और 657 दिया हुआ है, एचसीएफ 9 है। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, एचसीएफ के बदले में या तो मैं डायरेक्ट 9 लिख देता हूँ, यहाँ पर 9 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में एलसीएम लिख देता हूँ, इक्वल टू साइड में प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 306 एंड 657। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एलसीएम। तो मैं इस 9 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 306 मल्टीप्लाई में 657 और डिवाइड बाई में आपका 9 आ जाएगा। और इसको कट करोगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो ये मेथड आपका बहुत काम आने वाले पूरे साल भर। इस मेथड को एकदम याद रखना। 9 से कट हो रहा है तो मैं डायरेक्ट 9 से उड़ा देता हूँ। देखो 9 के टेबल में 9 3 27 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा कितना 4, 30 में से 27 कटा, सॉरी 3 बचेगा, वो 3 आगे जाकर इसको 36 बना देगा। तो 9 4 जा हमारा 36 हो जाएगा। अब हमारे पास 34 है, मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना है 657 है। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो योर आंसर विल बी, अच्छा एक बार लिख ही देता हूँ इसको मैं 34, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, बच्चों को नोट जब दूंगा ना तो प्यारा सा नोट दिखना चाहिए। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर विल बी 22, 33 एंड 8। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला जो क्वेश्चन बच्चा ये वाला, ये हमारे पिछले साल एग्जाम में आ चुका है, 2023 एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरडी शर्मा में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेक कीजिए 6 के पावर में जो n है कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि अगर हम यहाँ पर पावर में 0 लिख दे, या 0 बोल रहा हूँ सॉरी, कोई भी नंबर लिखते हैं, यहाँ पर 6 के पावर में n है ना, तो n के बदले अगर मैं कोई भी नंबर लिखूँ, 1 लिखूँ, 2 लिखूँ,
3 लिखूँ तो जब मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो क्या मेरा वैल्यू जो है वो लास्ट में 0 आ सकता है क्या? है इससे पॉसिबल? जैसे कि मान लो 6 से पर में मैंने 1 लिखा तो उसका वैल्यू तो 6 ही हो जाएगा। 6 से पर में जब मैं 2 लिखूंगा तो उसका वैल्यू 36 हो जाएगा। लास्ट में 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो क्या मैं कोई ऐसा नंबर लिख सकता हूँ जिसमें लास्ट में 0 आ जाए? तो इसको आपको निकाल करके नहीं दिखाना, इसका एक छोटा सा मेथड होता है, एक तरीका होता है इसको बताने का। आइए मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो देखो हमें 6 से पावर में n दिया हुआ है ना, कभी भी कोई भी नंबर है, 6 ही नहीं, मान लो कोई दूसरा नंबर भी आ जाता है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है कि उस नंबर को फैक्टराइज करना है। अगर ये नंबर फैक्टराइज होने के बाद अगर इसका कोई भी एक फैक्टर 5 निकल करके आ जाए या 10 निकल करके आ जाए, 5 निकलेगा तो 10 तो निकलेगा ही, तो समझ जाना कि हाँ भाई हम लोग लास्ट में 0 ला सकते हैं, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू रख के हम लोग लास्ट में 0 ला सकते हैं। लेकिन अगर इसका फैक्टर 5 नहीं निकल करके आया तो समझ जाना कि उसका 0 नहीं आ सकता। तो जब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसको ऐसे लिख देते हैं अपन बाई फैक्टराइज। जब अपन फैक्टराइज करते हैं तो हमारा 6 जो फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है हमारा 2 × 3 हो जाएगा और पावर में जो n है वो तो रहेगा ही रहेगा। यानी 6 से जो फैक्टर है वो कितना निकल जा रहा है, 2 × 3 निकल रहा है। यानी कि यहाँ पर जो प्राइम निकल रहे हैं हमारे पास वो 2 और 3 निकल रहे हैं, 5 नहीं निकल रहे हैं। इसका मतलब कि इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, और अगर यहाँ पर 5 निकल करके आ जाता तो लास्ट में 0 आ सकता था। ठीक है, यानी आ ही जाता। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, इसका तरीका लिखने का ये है, अगर एग्जाम में मान लो आ गया फिर से, तो कि ओनली प्राइम्स, जो हमारे पास प्राइम्स यहाँ पर अपन देख रहे हैं in the factorization by the factorization of 6 is नहीं होगा, R होगा, R 2 and 3। ठीक है, जो फैक्टराइज किया हम लोग तो जो प्राइम हमारा निकला वो कितना निकला, 2 और 3 निकल गया, एंड नॉट 5, यानी कि हमारा जो 5 है वो नहीं निकल रहा है। ये बहुत जरूरी लिखना ना, ये भी जरूरी लिखना कि 2 और 3 निकल रहे हैं और 5 हमारा नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ हैंस कि जो हमारा 6 के पावर में n है वो कभी भी हमारा 0 के साथ इंड नहीं होगा। तो कांट इंड विथ डिजिट 0, बस खत्म, इतना ही करना और कुछ करना ही नहीं है। अगर यहाँ पर एक फैक्टर निकल जाता है 5 तो हम लिख देते हैं कि यस 6 पावर में n विल इंड विद डिजिट 0, या अगर यहाँ पर नहीं निकला तो बस कैन नॉट इंड विद 0, बस इतना ही करना और कुछ करना ही नहीं है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई ना, ये आ चुका पिछले साल, बता दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को बोर्ड्स में। चलो जो अगला क्वेश्चन है फटाफट उनको बनाया जाए। सो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन कीजिए वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 5 4 3 2 1 प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर। यानी कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है और ये भी जो है कंपोजिट नंबर है, हमको ये एक्सप्लेन करना है। तो देखो कंपोजिट और प्राइम नंबर तुम लोग को पता है, प्राइम किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर जिसका फैक्टर या तो 1 हो और केवल वही नंबर हो, बस ये जो अगर रूल फॉलो कर रहा है तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। और ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि 1 हो गया और वो नंबर हो गया और उसके अलावा कोई और नंबर भी हो गया। फॉर एग्जांपल 8 को ले लेते हैं, 8 के फैक्टर हमारा 1 भी है और 8 तो है ही, साथ ही साथ 2 और 4 भी हमारा 8 का फैक्टर है, तो वो हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है ना कि इन नंबर्स को 2 से ज़्यादा फैक्टर बस बता देने हैं कि इसके भैया 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, और अगर 2 से ज़्यादा हम लोग फैक्टर बता दिए तो ये फिर क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। आइए कॉपी में बताते हैं। तो पहले इस वाले को बनाते हैं। हमें दिया हुआ है 7 × 11 × 13 और प्लस में 13 दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। आप लोगों को पता है कि जब भी जो प्लस की साइन आ जाती है तो ये मेरा पूरा एक टर्म हो जाता है, और ये जो मल्टीप्लाई में ये सभी के सभी एक टर्म है, ये सिंगल टर्म है पूरा और ये एक सिंगल टर्म है। हम लोग देखते हैं क्या मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13, दोनों में से 13 कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर मैं 13 को कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा क्या ब्रैकेट में, यहाँ पर 7 × 11 बच जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास प्लस की साइन के बाद हम लोग 1 लिखेंगे। फैक्टर कॉमन लेने तुम लोग को याद है ना, क्लास 8 में मैं सिखाया हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से, स्प्लिटिंग मेथड वाला में हम लोग कॉमन लेने सीखे थे ना, बस वही चीज़ किया मैंने। यहाँ पर हमारे पास 13 था तो ये सभी तो मिले हुए यहाँ पर से मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग जानते हैं कि 13 जब इसके पास जाएगा तो इन सभी से केवल मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस के साइन के बाद मुझे यहाँ पर 1 इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि हम जानते हैं 13 1 × 13 होता है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 लिखना जरूरी है, यहाँ पर 0 मत लिख देना। तो ये आपका हो जाएगा 13 और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 77 और प्लस में 1 8, यानी कि 78 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके जो फैक्टर हैं वो 13 × 78 आ रहे हैं, यानी कि इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए। 2 यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं, उसके अलावा भैया एक इसका एक और फैक्टर होगा, उसके अलावा ये जो कंप्लीट नंबर है वो भी इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारे पास इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल करके आ गए, 2 दिख रहे हैं अपने को, उसके अलावा 1 है और एक ये नंबर भी फैक्टर है, तो इसीलिए ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, इसके जो हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये क्या हो गया, एक हमारा कंपोजिट
नंबर हो गया, खेल खत्म इस क्वेश्चन का। एकदम सेम तरीके से दूसरा वाला भी बनेगा, जो सेकेंड पार्ट है, जहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है भैया, तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 दिया हुआ है और फिर प्लस के साइन के साथ 5 कर दिया है। तो यहाँ पर देखो ये पूरा पूरा एक टर्म हो गया और ये 5 एक टर्म है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, दोनों में से 5 कॉमन ले लो तो फिर वही चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 बच जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर भी हम लोग 1 लिखेंगे क्योंकि हम लोग जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अब 5 1 जा 5 होता है, ठीक है। तो जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे ना, एक सेकंड इक्वल के साथ जरूर लगाना, तो ये तो 5 ही रहेगा और इन लोगों का जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग इन सभी का, तो ये आपका हो जाएगा 1008 और प्लस में जो 1 है उसको मैं एक बार उतार देता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि बड़ा नंबर आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई में 1009। तो अब देखो फिर से यहाँ पर क्या हुआ, 2 फैक्टर ऐसे निकल गए, हम लोग जानते हैं 1 एक और फैक्टर होगा और ये जो कंप्लीट नंबर है ये भी एक फैक्टर होगा ही होगा। तो यहाँ पर भी सेम इसी रीजन की वजह से, सेम वही रीजन की वजह से ये भी क्या हो गया, एक हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को बनाना है अगर एग्जाम में आ जाता है तो, अगर इसको बोला जाता है प्रूव करने के लिए कि कंपोजिट है तो ऐसे प्रूव कर दोगे आप लोग। ओके बच्चा लोग, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ इस एक्सरसाइज का, आइए उसे बना लेते हैं। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड के चारों साइड में रास्ता है, जैसे कि मान लो क्रिकेट के चारों साइड में होता है ना, स्टेडियम वगैरह के चारों साइड में सर्कल बना रहता है। उसमें क्या हो रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि वो साइकिल चला रही होगी, बाइक चला रही होगी, कुछ भी ड्राइव कर रही होंगी, तो सोनिया जो है उसको 18 मिनट लगता है एक चक्कर मारने में, और जो रवि है उसको 12 मिनट लगता है उसी एक चक्र को कंप्लीट करने में। रवि थोड़ा सा स्पीड में चला ले रहा है, बहुत अच्छी बात है भैया, थोड़ा खाना पीने वाला घर से होगा और सोनिया को थोड़ा खाना कम मिलता होगा, है ना। बाकी यहाँ पर ये मैं सुना लड़की है तो कम स्पीड चला रही होगी, ऐसा नहीं भैया ना, बस लड़के बहुत खतरनाक हो गए आजकल। देखो आरसीबी का टीम लड़के लोग जितवा दी है, अब देखो लड़का लोग जितवाते हैं कि नहीं जितवाते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी कि वो लोग क्या करते हैं सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफली बनाता हूँ, वैसे तो बुक में नहीं लिखना चाहिए पेन से, फिर मैं समझा देता हूँ आपको। मान लो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ चलना शुरू किए, ऐसे एक राउंड मारे और वो जो है ना दोनों मतलब मिल करके दोनों साथ में यहाँ से चलना शुरू किए हैं, लेकिन सोनिया पीछे रह जाएगी क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है और रवि जो है आगे निकल जाएगा, है ना। रवि 12 मिनट में ही पहुँच जाएगा। जैसे कि मान लो 10 बजे हम लोग शुरू किए तो रवि 10:12 में यहाँ पर वापस आ गया, लेकिन सोनिया को यहाँ पर वापस पहुँचने में 10:18 मिनट लग जाएगा क्योंकि उसको 18 मिनट लग रहा था टोटल, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, यहाँ पर भी बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे सीधा सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। तो बताइए कि दोबारा इसी पॉइंट पर मिलने के लिए उनको कितना समय लगेगा। तो देखो इसको तुम दिमाग में समझना, एक राउंड में सोनिया को 18 मिनट लगा, फिर अगले राउंड जब मारेगी वो तो उसको 36 मिनट लगेगा। उसी तरीके से जो रवि है उसको 12 मिनट लगेगा, फिर दूसरा राउंड मारेगा तो 24 मिनट लगेगा और तीसरा राउंड में वो 36 मिनट में पहुंच जाएगा। यानी कि 36 मिनट में सोनिया 2 राउंड मार करके यहाँ पर पहुंचेगी और रवि 36 मिनट में 3 राउंड मार करके यहाँ पर पहुंचेगा, यानी दोनों 36 मिनट में दोबारा इस जगह पर पहुँच जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो अब इसको लिखना कैसे है ये समझ में तो आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इसमें पूछा क्या था। अच्छा इसमें निकालना क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वही 36 होगा, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों 36 मिनट में पहुँच रहे हैं। बाकी उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। जब एक राउंड मारेगा तो 12 मिनट, फिर 24 मिनट और फिर 36 मिनट में, और सोनिया 18 मिनट और फिर दोबारा में 36 मिनट में पहुँचेगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसको कॉपी में कैसे लिखना है ये समझते हैं। तो देखो एकदम ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ लिखना, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, प्यारा सा भी दिखिएगा और अच्छा भी दिखेगा टीचर को चेक करने में। यहाँ पर बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय सोनिया, सोनिया ने कितना समय लिया 18 मिनट लिया, और उसी तरीके से रवि ने 12 मिनट लिया है। हमको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, बाकी क्यों निकालना है बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा, और वो मैं आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल की बुक में आपको पहले भी सिखा चुका हूँ और फिर सिखाऊंगा डिटेल में। तो यहाँ पर 12 और 18 के एलसीएम लेंगे तो 12 के फैक्टर 2 × 3 हो गया, 18 का 2 × 3 हो गया। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना निकल करके आएगा, हम लोग पता है कि जो कॉमन वाला है उसको तो एक बार उतारना ही उतारना है, तो 2 को एक बार उतार देंगे। फिर ये जो 3 है ये भी हमारा कॉमन मिल रहा है तो 3 को भी एक बार उतार देते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये 2 और 3 सिंगल सिंगल जो बच गए उनको भी उतारना रहता है, तुम लोगों में जैसे सिखा चुका हूँ पहले ही। तो इन सभी का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 हो गया। तो 36 आ गया ना एलसीएम। इसका मतलब आप इस तरीके से लिखोगे कि हैंस या देयरफॉर जो भी करके लिखना चाहो, हैंस रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कितने मिनट, तो 36 मिनट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख दिया यहाँ पे मिनट्स को मैं क्या लिख दिया मिनट्यूज लिख दिया, सॉरी बच्चे लोग, मिनट्स
पार्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज